एवरीवन, मेरा नाम तनुषा है और आप देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अब तो अच्छी चल ही रही होगी। अब एक होप हमें हो गई है कि हमारे एग्जाम्स सारे होंगे और स्कूल कॉलेजेस भी अब खुल रहे हैं और आप सभी वैक्सीनेटेड हो जाइए, वैक्सीन लगवा लीजिए और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे। मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। आपने इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत बार पढ़ा होगा, कई सारे लोगों से पढ़ा होगा, बट आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगी। मतलब कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपने कभी पहले ना पढ़ी हो, स्किप कर दिया हो। ठीक है, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारा ये जो चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, इसने पेड ग्रुप भी मतलब हमारे इस चैनल पे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं और पेड ग्रुप्स भी हमारे गोइंग ऑन है आपके एग्जाम्स के लिए। और उसमें हमने कुछ शॉर्ट शॉर्ट कोर्स रख रखे हैं। 84 डेज का पैकेज रख रखा है, 55 डेज का पैकेज रख रखा है। तो आप हमारा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग आवर पेड ग्रुप्स। एंड सेकंड थिंग इज डैट कि आप प्ले स्टोर पे जा करके टारगेट फॉर आईक्यू का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हम जैसे कि जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, हम सारे जुडिशियल एस्पिरेंट हैं। आप जो बिहाइंड द कैमरा हो, आप भी जुडिशियल एस्पिरेंट ही हो, तभी हमारी वीडियो देख रहे हो। और मैं भी जुडिशियल एस्पिरेंट कभी ना कभी रही होंगी, जब भी मैं आज आपके सामने खड़े होकर यहाँ पे बोल पा रही हूँ। ठीक है, या फिर अभी भी हो सकता है मैं जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने खड़े होकर आज यहाँ पे बोल पा रही हूँ। तो देखो, जो हमारे ये फील्ड है ना जुडिशरी, जैसे जो जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और ये मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते, जैसे ये आपने सुनी होगी, जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग लेग पुलिंग करते हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस का नहीं है, क्या कर लिया 2 साल 3 साल से तैयारी करके और कुछ नहीं होता, जज वज बनने में बहुत मुश्किल होती है, ये होता है वो होता है। बट आपको किसी की बात को नहीं सुनना है। आपको क्या करना है, आपका जो मंजिल है ना, आपको वहां पे पहुंचना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस दिन आप जज बन जाओगे ना, उस दिन लोग बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था ये कुछ करके दिखाएगा। तो इसलिए आप अपने सिर्फ जज बनने में फोकस करिए। और अब बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं बैक टू बैक, तो आप अपने जज बनने में फोकस करिए और हमारे टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़े रहिए। आपको रोज कोई ना कोई न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। और टारगेट फॉर आईक्यू का टेलीग्राम पे फ्री ग्रुप भी चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने ना यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे कि आपको ये दिख रही होंगी। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बना रखे हैं स्पेशल। देखो, क्या होता है ना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हम कभी अपने किसी टीचर को देख के मोटिवेट होते हैं, या फिर हमारी एज का कोई बच्चा जज है और वो कुर्सी पे बैठता है, उसे देख के मोटिवेट होते हैं कि यार ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो, डेस्टिनी होती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपकी डेस्टिनी साथ नहीं है तो आप जज नहीं बन सकते। तो कुछ बेटर लिखा होगा ना, हो सकता है आपके लिए जज सुटेबल ना हो, लेकिन फिर भी आप मेहनत तो करोगे ना उस पोस्ट पे जाने के लिए। तो वही बात है, मैंने ना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और आप जो भी कोचिंग करते हो, डेली बेसिस राहुल आईएएस सर है, तो वो भी पर डे पहले आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेट करते हैं, बूस्टअप करते हैं। बिना मोटिवेशन के हम ऐसा लगेगा चलो वीडियो स्किप कर देते हैं, बट आपको लगेगा मैम इतनी अच्छी बातें कर रही है तो क्या पता वीडियो में आगे कुछ अच्छा हो। और डेफिनेटली अच्छा होगा अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है आपके लिए कीवर्ड्स। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट बना के आप भी ऐसे चीज़ों को लिख लिया करिए। ठीक है, सबसे पहले सराउंडेड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल्स। आपको अपनी जो सराउंडिंग रखनी है ना, वो पॉजिटिव पीपल्स की रखनी है। जो देखो, जिनकी विविंग, जिनकी वाइब्स आपसे ज़्यादा हो, जिनके वाइब्रेशंस आपसे, जिनके फ्रिक्वेंसी आपसे ज़्यादा हो, जो आपसे मतलब ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे हो, अगर आप उनके साथ बैठोगे ना, तो आपका क्या होगा ना, ज्ञान जो है वो बढ़ेगा। देखो, अच्छी इंसान ज्ञानी कैसे बनता है? या तो वो अच्छी किताबें पढ़ता है तो ज्ञानी बनता है, या तो वो एक्सपीरियंस से, जो उसके मतलब एक्सपीरियंस वो ले रहा है उससे अच्छी किताब उससे बनता है। ठीक है, तो आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों से बात करोगे, तो आप डेफिनेटली ज्ञानी बनोगे ही। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, सराउंडेड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल्स। एंड सेकंड, फाइंड सम इंस्पिरेशन। अब कोई ना कोई आपकी इंस्पिरेशन तो होगा ही। जैसे किसी के मदर किसी की इंस्पिरेशन होती है, किसी के फादर साहब जज हैं तो फादर उनकी इंस्पिरेशन होती है। और कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसके घर में कोई भी किसी भी पोस्ट पे नहीं है, कोई जज भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और वो सोचते हैं मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। देखो, कोई चीज़ कहीं से तो स्टार्ट होती है ना, जीरो कभी कहीं से तो आया होगा, तभी तो उसके आगे पीछे नंबर जुड़ते चले गए। तो हमें ये कतई नहीं सोचना कि हमारी फैमिली में कोई नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी एक इंस्पिरेशन बनाओ, आप किसी को भी इंस्पिरेशन बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हम फिर अपने 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया, फाइंड सम इंस्पिरेशन। अब हमारा थर्ड क्या है? शॉर्ट आउट योर न्यूट्रिशन एंड वाटर। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप कहोगे ये कैसे?
देखो आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। अगर आप सिर्फ तामसी भोजन ही कर रहे हैं, जैसे आप सिर्फ नॉन वेज ही खाए जा रहे हैं, आप ये नहीं खा रहे, वेजिटेरियन नहीं खा रहे, तो आपका जो मन होगा ना वो भी एग्रेशन से भर जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, आप अच्छी चीजें सोच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती आप नॉनवेज नहीं खाओ, आप नॉनवेज भी खाओ, बट हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, क्योंकि प्रोटीन और न्यूट्रिशन की हमारे माइंड को बहुत जरूरत होती है। बट आप जितना हो सके आप जो है सिंपल खाना खाओ, और मतलब आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड और न्यूट्रिशन से भरपूर रखो, ठीक है। और दूसरी बात अब क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहता है, और हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ें याद करते हैं, वो हमें प्रॉपर बकायदे याद रहती है। थर्ड क्या है, फेसिंग फैमिली। हमें अपनी फैमिली को फेस करना आना चाहिए। फैमिली में कई तरीके के लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 1 साल में जज बन जाओगे। अगर आप 1 साल में जज नहीं बनते तो उनकी होप टूटने लगती है। अब जज नहीं बन रहे, अब कोई बिजनेस खोल लो, अब वकालत करने लग जाओ। नहीं, आप फैमिली फेस करो, उन्हें समझाओ, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। नाउ फिर चेक योर ओन बिहेवियर। आपको अपना बिहेवियर चेक करना पड़ेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। आपका मतलब जैसे आप अगर जज बन के कोर्ट में बैठे हो, फैमिली कोर्ट के जज बन गए, वहां पे दोनों पार्टीज आती हैं, ठीक है, दोनों की आपस में बहस होती है, तो जब तक आपका अपने ऊपर काबू नहीं होगा आप अपनी कोर्ट को कंट्रोल कतई नहीं कर सकते। इसलिए कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो एडवोकेट का और जज का काम होता है वो पब्लिक डीलिंग का होता है, इसलिए आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई। और स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, मतलब हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। तो आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं हो रहा होगा हमारे यहाँ पे। और अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है तो प्लीज अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, नाम से कुछ लग रहा है इसमें क्या है ये, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। अब अमेरिका का होता तो अमेरिकन एविडेंस एक्ट होता, है ना, ऐसा होता ना। अब आप पहले ये जो मैंने लिख रखा है इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको दिख रहा है, फिर आगे हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया। अब इंडियन एविडेंस एक्ट की हम बात कर रहे थे, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इंडियन लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हो रही होगी। कौन से नंबर का एक्ट है, एक्ट नंबर 1 है ये। मैं हमेशा आपको एक्ट नंबर जरूर बताती हूँ, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट की वेयर एक्ट ये है, मेरी बहुत पुरानी है, कॉलेज टाइम की है। आप जब अभी नई वेयर एक्ट लीजिएगा तो आप न्यू लीजिएगा। अब उसमें जैसे एक अमेंडमेंट हो गया है कि जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है ये। और एक्चुअली क्या है ना कि हम हमारी पुरानी वेयर एक्ट है तो हमने इसमें टिक मार्क कर रखे हैं, तो हमें इससे पढ़ने में इजी होता है बहुत। ये आप देख सकते हो मेरी वेयर एक्ट ऐसे है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख रखे हैं, तो आप जब भी वेयर एक्ट पढ़िए ऐसे ही पढ़िए, ओके। अब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट डेट ऑफ पासिंग पे। डेट ऑफ पासिंग इसकी क्या है, 15 मार्च 1872। अच्छा, ये जो 1872 है इससे कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ याद आया आपको कि क्या है ये। 1872 जो है इसी दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब डेट ऑफ पासिंग 15 मार्च 1872 है और डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 सितंबर 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेम एनफोर्समेंट डेट है। तो आपके दो एक्ट्स की डेट याद हो गई है, आपके 2 नंबर प्री के कंफर्म हो गए। एक तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, 1 सितंबर 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था, 1 सितंबर 1872। बट डेट ऑफ पासिंग इसकी 15 मार्च है और डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 सितंबर 1872 है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब एक्ट, कोई भी एक्ट आता है तो वो ड्राफ्ट होता है ना, पहले ड्राफ्टिंग कमेटी होती है। तो द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड इन 1872 बाय वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट जूरिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, सर जेम्स स्टीफन। ये आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार आया है राजस्थान में, बार बार आता है, उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, और यूपी जुडिशरी का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट किसने किया था, सर जेम्स स्टीफन ने ड्राफ्ट किया था। अब हमारी बात आती है इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, कैसे है, मैंने आपको बता दिया। अब आप इसमें सेक्शन 1 ओपन करिए। पहले सेक्शन 1 ओपन आपने कर लिया। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या लिखा है आप इसे पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence। अब कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, ये 3 वर्ड है इसमें। आपने देखा ना इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, इसमें कंसोलिडेट, अमेंड, डिफाइंड। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे CDA। प्रियम्बल में अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रियम्बल हैज इंक्लूडेड 3 वर्ड्स, कौन कौन से, तो आप CDA नाम से याद कर लीजिए, कंसोलिडेट, अमेंड
कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। अब आता है हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइड है ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाऊंगी, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बताती हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है और कितने चैप्टर्स हैं इसमें। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है इंडियन एविडेंस एक्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स में कितने हैं? 167 चैप्टर्स, इसमें लास्ट चैप्टर इसमें 11 है। अब चैप्टर 1 जो होता है वो किसी भी एक्ट का प्रिलिमिनरी सेक्शन चैप्टर ये होता है, जिसमें कि स्टार्टिंग के सेक्शंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस होते हैं जिससे हमारे आगे का पूरा बेस क्लियर होता है, पूरा हमारा एक्ट क्लियर होता है। तो हमारा जो चैप्टर 1 है ये प्रिलिमिनरी 4 सेक्शंस में डिवाइड है, 1 to 4। तो अब हम इसके सेक्शन 2 की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे कई सारे एग्जाम में आ चुका है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 2 जिसमें पूछा गया है, जो हमारा सेक्शन 2 है वो ये है कि सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है, 2 हमेशा रिपील होता है, बट सेक्शन 1 में ही इसमें पूछा गया है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब होता है? जो मैटर हमारे कोर्ट में आएंगे उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। बट इसमें 7 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला था द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट अब वो हट चुका है तो वो हम काट देंगे, अब 6 एक्सेप्शंस बचे हैं। एंड सेकंड आर्मी एक्ट, आर्मी के जो भी डिस्प्यूट होंगे वो आर्मी कोर्ट्स में वहाँ पे आर्मी कोर्ट्स में सॉल्व आउट होंगे। इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के जो नेवी के डिस्प्यूट्स होंगे वो नेवी डिसिप्लिन एक्ट में सॉल्व आउट होंगे। एयर फोर्स एक्ट, एफिडेविट्स प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेट, जो एफिडेविट्स हम कोर्ट में फाइल करते हैं वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, वो एज एन एविडेंस हम नहीं फाइल करते हैं, वो हम एफिडेविट शपथ पत्र के रूप में फाइल करते हैं, जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। और प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, वो प्रोसीडिंग होती है जो हम आर्बिट्रेटर के सामने करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आगे सेक्शन 3 की, एविडेंस कितने टाइप्स के होते हैं। डन, तो अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया इंडियन एविडेंस एक्ट टू अप्लाई ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट क्या क्या है मैंने आपको नोट डाउन करा दिया। अब आप एक चीज और नोट कर लीजिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, दैट इज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग। लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पे कोई डिपार्टमेंटल अगर इंक्वायरी होती है तो वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट से कवर नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग, प्रोसीडिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट नॉट ऑथराइज्ड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी। अब जो स्टार्टिंग का सेक्शन है ना, हम अक्सर क्या करते हैं, सेक्शन 2 तो रिपील ही होता है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड होता है, बट इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पक्का मतलब इन तीनों सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और ये क्वेश्चन तो फेवरेट है, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट, आपको ये लिस्ट दे देंगे, आपको उसमें से चॉइस करना होगा। ठीक है, अब सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 3 क्या है, आप बेराइट अपने साथ लेकर बैठिएगा, आप पढ़ लीजिएगा सेक्शन 3 क्या है। और मैं आपको सेक्शन 3 बता देती हूँ ओरली के सेक्शन 3 का मतलब क्या है। सेक्शन 3 में डेफिनेशन दे रखी है कोर्ट और जज की। ठीक है, सेक्शन 3 में किस चीज की डेफिनेशन दे रखी है? कोर्ट और जज की। कोर्ट मतलब क्या होता है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। अब ऑल पर्संस कौन कौन होते हैं इसमें? इसमें सारे जो कोर्ट के स्टाफ होते हैं, जैसे कि मतलब एडवोकेट्स भी इसमें आ गए। ठीक है, तो कोर्ट में क्या हो गया, इसमें क्या दे रखा है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? 3 चीज इंक्लूड करता है, ऑल जजेस, ठीक है, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस। ये आपको याद रखना है, ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्संस, AMA नाम से याद रख लीजिएगा आप। फिर इसमें फैक्ट की डेफिनेशन भी बताई गई है। फैक्ट 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। मैं आपको सारी चीजें डिटेल्ड बताऊंगी, एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। अब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है एविडेंस 2 टाइप के होते हैं, एक ओरल एविडेंस होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। ओरल एविडेंस क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस और हियरसे एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस सेक्शन 60 में है। हियरसे एविडेंस क्या होता है? हियरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। हियरसे एविडेंस का मतलब होता है सुना सुनाया एविडेंस, सुनी सुनाई बातें। जैसे कि मैंने किसी ने आके मुझे बताया कि पता है ए ने बी का मर्डर कर दिया, मैंने कहा अच्छा ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो मैं कोर्ट में जाके बोल दूं आपको पता है मुझे ना सी बता रहा था कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो मेरा जो एविडेंस होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। हियरसे एविडेंस कभी भी एडमिसिबल नहीं होता, जो सुना सुनाया एविडेंस होता है, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, उड़ती उड़ती खबरें हमारे कानों में आए और हम जाके एविडेंस दे दें। अब दूसरी बात हम करते हैं डॉक्यूमेंट्री
एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 में, सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में। अब मैं आपको सेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस बताऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब बताऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी बताऊंगी क्या है, और आईटी एक्ट से भी इसको मैं आपको रिलेट करूंगी। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आजकल जैसे लोग फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन, साइन, इन चीज़ों को मतलब क्या एडमिसिबिलिटी है कोर्ट में, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की क्या एडमिसिबिलिटी है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट लाइक बटन। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको मेरे चेहरे पे पसीने दिख रहे होंगे, ये मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। और आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। और दूसरी बात क्या है ना कि यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे हमारी स्लिप ऑफ टंग होती है, तो हम उसे सुधार नहीं सकते। लाइव क्लासेस में इस चीज़ का फायदा होता है कि जहाँ पे हमारी टंग स्लिप करती है वहाँ पे हम उस चीज़ को सुधार लेते हैं। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना आगे लोगों तक पहुँचाइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरे ये चार्ट समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी में भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।